राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन में। तो हम पढ़ रहे हैं तमस उपन्यास। ये भेष साहनी जी द्वारा रचित उपन्यास है। इसकी पिछली वीडियो में इसके अध्याय 1 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से नत्थू सुअर की हत्या करता है। तो अब इसके आगे की कहानी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस उपन्यास को पढ़ते हैं। तो ये है तमस उपन्यास का दूसरा अध्याय। प्रभात फेरी में भाग लेने के लिए आरंभ में 2 गिने चुने लोग ही पहुंचते थे। बाद में गलियां और बाजार लांघते हुए जिस किसी का घर रास्ते में पड़ता वह तोंद खुजलाता, जम्हाइयाँ लेता, साथ में शामिल हो जाता था। हवा में अभी खुश्की थी। रात को कमरे के अंदर सोते थे, फिर भी सुबह सुबह कंबल ओढ़ने की ज़रूरत रहती थी। प्रभात फेरी में शामिल होने वाले बड़ी उम्र के लोग कंटों पे चढ़ाकर आते थे। शेखों वाले बाग की घड़ी ने 4 बजाए। कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के सामने सड़क पर केवल 2-3 व्यक्ति खड़े अन्य सदस्यों की राह देख रहे थे। खुफिया पुलिस के 2 सिपाही साधारण कपड़े पहने थोड़ी दूरी पर अभी से खड़े थे। तभी दूर अंधेरे में रोशनी नजर आई। कोई आदमी हाथ में हरिकेन लैंप उठाए बड़ा बाजार का मोड़ काटकर उस ओर आने लगा था। लैंप की रोशनी के दायरे में उस आदमी का केवल पजामा ही नजर आ रहा था। लगता था धड़ के बिना 2 टांगे चली आ रही हैं। ला बख्शी जी आ गए, लो बख्शी जी आ गए। दूर से पजामा पहचानकर अजीज बोला। बख्शी जी कहा करते थे 4 बजे का मतलब है 4 बजे, न 1 मिनट इधर न 1 मिनट उधर। पर आज वे स्वयं लेट आ रहे थे। बख्शी जी ही थे बलगमी शरीर वाले जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी। उम्र रसीदा आदमी, देह शिथिल पड़ गई थी, पर वह ना आए तो कोई भी नहीं आएगा। प्रभात फेरी के लिए कोई पहुंचेगा ही नहीं। उनके नज़दीक पहुंचने पर अजीज ने छूटते ही शेर पड़ा। मुल्ला मियाँ मिशाल जी, तीनों एक समान, लोकानु दस्सण चाड़ना आप हनऊ जान। बख्शी जी ने नज़दीक पहुंचकर अपनी सफाई में कहा, रात देर से सोए, सुबह नींद ही नहीं खुली। फिर दुआ सलाम करने के बाद छूटते ही बोले, मास्टर रामदास नहीं आया। जवाब अजीज़ ने दिया, वह गाय दुहकर आएगा, इससे पहले थोड़ी ही आएगा। जब तनख्वाह बढ़वानी थी तब तो रात के 11 बजे भी बुलाओ तो आ जाता था। अब तनख्वाह बढ़ गई है, उसे क्या गर्ज पड़ी है कि वक्त पर आए। दूर अंधेरे में नए मोहल्ले की ओर से ऊंचे लंबे कद का एक आदमी सिर से पांव तक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस ढलान चढ़कर सामने की ओर से आता नजर आया। लो देखो आ गए जिनके पल्ले सच हैं। मेहता जी, तुम सचमुच लीडर लगते हो। मेहता जी ने पास आकर और लोगों के बारे में दरियाफ्त किया कि अजीत सिंह पहुंचा है या नहीं। देसराज, शंकर, मास्टर रामदास सभी कहाँ हैं। फिर बख्शी जी की ओर मुखातिब होकर बोला, मैंने कहा था 4 बजे का वक्त देना ठीक नहीं प्रभात फेरी के लिए। 4 बजे का वक्त दोगे तभी कहीं 5 बजे प्रभात फेरी पर निकल सकोगे। बख्शी जी ने जवाब दिया, 5 का वक्त देते तो धूप निकल आने पर भी लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। खुद तो देर से आते हो और हमें कहते हो यह वक्त नहीं देना चाहिए, वह वक्त नहीं देना चाहिए। कहते हुए बख्शी जी ने चादर के नीचे बास्केट की जेब में हाथ डालकर सिगरेटों की डिब्बी निकाली। अजीज ने मेहता जी से फिर चुटकी ली। दूर से आप सचमुच लीडर लगते हो मेहता जी। मेहता जी गंभीर भाव से मुस्कुराए, फिर धीमे से अजीज के कंधों पर हाथ रखकर बोले, उस दिन मोटरों के अड्डे पर खड़ा था तो एक आदमी दूसरे से पूछने लगा, क्या वह जवाहरलाल नेहरू खड़ा है। और मेहता जी ने दोनों हाथों से अपनी गांधी टोपी का जाविया थोड़ा टेढ़ा करते हुए कहा, बहुत लोगों को मुगालता हो जाता है, आप किसी से कम है मेहता जी। वाह वाह, आपकी अपनी शख्सियत है।
मैं कद में उनसे थोड़ा लंबा हूँ, मेहता जी ने संजीदगी से कहा। नहाकर आए हो मेहता जी? कश्मीरी लाल बोला। वाह, यह भी कोई पूछने की बात है। मैं सदा नहा कर आता हूँ। गर्मी सर्दी मेरा यह नियम है। प्रभात फेरी पर तो नहाए बिना किसी को आना ही नहीं चाहिए। कश्मीरी लाल, तू अपनी बता, तूने मुंह भी धोया है या नहीं? तभी दूर ढलान की ओर से फिर आवाज आई, लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट। लो, जर्नल भी पहुंच गया, बख्शी जी ने कहा और सभी हंस पड़े। लैंप की रोशनी सबसे पहले उसके फटे जूतों पर पड़ी। कुछ पता नहीं चलता था कि वे स्लीपर थे या जूते थे। जूतों के लगभग 6 इंच ऊपर खाकी पतलून शुरू होती थी। उसके ऊपर खाकी कोट, जिस पर गांधी और नेहरू के जितने तमगे जर्नल को मिल सकते थे उसने लगा रहे थे। साथ में रंगीन थिगलियाँ डोरे सूखे हुए बुढ़ऊ शरीर पर मुचड़ा हुआ खाकी कोट लटक रहा था। ऊपर खसखस दाढ़ी, नुची खुची और सबसे ऊपर मुंगिया रंग की पगड़ी। जर्नल ही एक ऐसा आदमी था जो आंदोलन हो या ना हो जेल जाता रहता था। जलसे हो या ना हो शहर में स्वयं तकरीरें करता फिरता था। हर आए दिन शहर में कहीं ना कहीं उसकी पिटाई हो जाया करती थी। बगल में छोटा सा बेत दबाए वह सदा कभी एक मोहल्ले में कभी दूसरे मोहल्ले में घूमता नजर आता था। मुनादी करने के लिए तांगा निकलता तो तांगे में बैठने वाले 3 आदमियों में से एक आदमी ज़रूर जर्नल हुआ करता था। जलसा शुरू होने पर सबसे पहले जर्नल की तकरीर होती थी, जिसमें उसकी खोखली फुसफुसाती आवाज़ में केवल आगे बैठे चंद आदमियों तक ही पहुंच पाती थी। जर्नल के पहुंचते ही कश्मीरी लाल ने चुटकी ली। जर्नल, कल जलसे में से भाग क्यों गए थे? जर्नल ने आवाज़ पहचान कर अपनी छोटी छोटी आंखों से कश्मीरी लाल को घूर कर देखा और बेंत बगल में दबाते हुए बोला, मैं सुबह सुबह तुम जैसे आदमी के मुंह नहीं लगना चाहता, दूर रहो तुम। बख्शी ने कश्मीरी लाल को रोका। ये कौन सा वक्त है छेड़खानी करने का? बस चुप रहो तुम। पर जर्नल बिफर उठा था। मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूँगा। तुम्हारा कम्युनिस्टों के साथ उठना बैठना है, मैं जानता हूँ। देवदत्त कम्युनिस्ट के साथ कुबड़े हलवाई की दुकान पर मैंने तुम्हें छैना मुर्गी खाते देखा है। बस बस ठीक है जर्नल, और पर्दाफाश नहीं करो, बख्शी ने समझाते हुए कहा। इतने में चौड़े पाइचों वाला पाजामा फड़फड़ाते हुए शंकर लाल पहुँच गया। अंधेरे में प्रभात की पीलिमा मिलने लगी थी। दाएं हाथ बैंक की ऊंची दीवार पर से अंधेरे की एक और परत झरकर गिर गई थी। सड़क के पार आर्य स्कूल की इमारत में हलवाई की अंगीठी में से धुआं उठने लगा था। बगल वाली गली में से हवाखोरी की शौकीन खंखारते छड़ी ठकोरते किसी किसी वक्त निकलने लगे थे। कहीं कहीं कोई महिला मुंह सिर लपेटे गुरुद्वारे की ओर जाती नजर आती। बख्शी जी ने हाथ में पकड़े हरिकेन लैंप को ऊपर उठाया और फूंक मारकर बत्ती बुझा दी। क्यों, हम पहुंचे हैं? बख्शी जी तो आपने बत्ती ही गुल कर दी, शंकर मुनादी वाले ने कहा। क्यों, तूने मेरा चेहरा देखना है या मेहता जी का देखना है? बख्शी जी बोले, तेल जाया होता है। ये कांग्रेस कमेटी का लैंप नहीं है, मेरा अपना लैंप है। कांग्रेस कमेटी से तेल की मंजूरी ले दो, मैं इसे दिन रात जलाए रखूंगा। इस पर दबी आवाज़ में कश्मीरी लाल की पीठ पीछे खड़े खड़े शंकर बोला, सिगरेटों के लिए आपको मंजूरी की ज़रूरत नहीं तो मिट्टी के तेल के लिए क्यों होगी? वाक्य बख्शी जी ने सुन लिया, पर जहर का घूंट पीकर चुप बने रहे। ऐसे लोफरों को मुंह लगाना अपना अपमान करवाना था। आप तो मालिक हैं बख्शी जी, आपको मंजूरी की क्या ज़रूरत है? आपके हुक्म के बिना तो चिड़ी नहीं फड़क सकती, शंकर बोला। फिर मेहता जी की ओर मुखातिब होकर बोला, जय हिंद मेहता जी, जय हिंद। जय हिंद। मैंने आपको देखा ही नहीं। तुम अब हमें कहाँ देखते हो शंकर? तुम्हारे पौ बा रहे हैं। आज आप अपना बैग नहीं लाए? बैग की प्रभात फेरी में क्या ज़रूरत है?
वहाँ जी बैग की सभी जगह ज़रूरत रह सकती है, बीमा का ग्राहक भी फंस सकता है। मेहता जी चुप रहे। कांग्रेस का काम करने के साथ साथ वे बीमा का काम करते थे। कभी जबान भी बंद किया कर शंकर। मेहता जी तेरे से तिगुनी उम्र के हैं, बड़ों को बड़ा समझते हैं। बख्शी जी ने कहा। मैंने क्या कहा है? मैंने यही पूछा है कि बैग नहीं लाए। मैंने यह तो नहीं पूछा कि सेठी के 50,000 का बीमा मिला है या नहीं मिला। शंकर ने तीर छोड़ दिया। आमतौर पर शंकर इस ढंग से लगाकर बात नहीं करता था। मुंहफट आदमी था, जली कटी मुंह पर सुनाता था। पर 50,000 के बीमे वाली चोट बहुत बुरी थी। मेहता जी ऐसे सहमे कि एक शब्द मुंह से नहीं कह पाए। मेहता जी छोटी हस्ती नहीं थे। कुल मिलाकर 16 बरस जेलों में काट कर आए थे और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे और सबसे उजली खादी पहनते थे। उन पर यह आरोप लगाना बड़ी हिमाकत थी, पर अरसे से अफवाह चली आ रही थी कि सेठी ठेके वाले का 50,000 का बीमा उन्हें मिलने वाला है और इसके एवज मेहता जी सेठी को चुनावों में कांग्रेस का टिकट दिलवाने वाले हैं। यह तो भौंका है मेहता जी, इसकी बात को बस सुन छोड़ा करो। मैंने यह तो नहीं कहा कि मेहता जी ने टिकट का वादा किया है। टिकट देने का अख्तियार तो प्रांतीय कमेटी को है और सिफारिश जिला कमेटी करेगी। अंदर खाते प्रधान और मंत्री फैसला कर लें तो अलग बात है, पर वह काम हम नहीं करने देंगे। दोनों प्रधान और मंत्री खड़े सुन रहे हो। बड़े बड़े ठेकेदारों को टिकट मिलने लगा तो बस कांग्रेस खत्म हुई समझो। मेहता जी वहाँ से हटकर कश्मीरी लाल से बातें करने लगे। बख्शी जी ने एक और सिगरेट सुलगा ली। शंकर की और मेहता जी की वास्तव में पड़ती नहीं थी। यह उस दिन से नहीं पड़ती थी जब से लाहौर में होने वाले एक सम्मेलन में, जिसमें नेहरू जी भाग लेने वाले थे, जिला कमेटी की ओर से कुछ प्रतिनिधि भेजे गए थे और मेहता जी ने शंकर का नाम उस लिस्ट में से नहीं रखा था। शंकर फिर भी लाहौर पहुंच गया था और सम्मेलन में भाग लेता रहा था। इतना ही नहीं, सम्मेलन के दौरान विशाल पैमाने पर एक सहभोज का आयोजन किया गया था जिसमें नेहरू जी शरीक हुए थे। सभी प्रतिनिधियों ने इस सहभोज के लिए 8 आने लिए गए थे। अपने प्रतिनिधियों का चंदा मेहता जी ने कांग्रेस फंड में से दिया था। वहाँ भी शंकर का चंदा उन्होंने देने से इनकार कर दिया। शंकर बहुत बिगड़ा था और बावजूद मेहता जी की उपेक्षा के सहभोज में शामिल हुआ था और मेहता जी के ऐन सामने पात में बैठा था और भूखे भेड़े की तरह खाने पर टूटा था। हाथ भी सने हुए और होंठ भी, और दाल सब्जी बांटने वालों पर चिल्लाया जा रहा था। मेहता जी से ना रहा गया। खाने बैठा है शंकर तो इंसानों की तरह तो खा। हमारी जिला कांग्रेस की रुसवाई करवा रहा है। इस वक्त चुप रहिए मेहता जी, ये कांग्रेस के पैसे से नहीं खा रहा हूँ, अपने पैसे से खा रहा हूँ। अपना ज़र खर्चा है, आपके साथ लौटकर बातें होंगी। मैंने आप जैसे बहुत देखे हैं। क्या देखे हैं? ओए तू सारा वक्त बकता रहता है, तू घर चलकर मेरा क्या कर लेगा? लाहौर से लौटने पर शंकर ने मेहता जी को सचमुच आड़े हाथों लिया। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव होने वाले थे और प्रत्येक जिला कमेटी के 4 सदस्य भेजने की योजना थी। मेहता जी ने अन्य 3 सदस्यों के साथ चौथा नाम कोहली का तजवीज़ कर दिया। कोहली ज़रूर जिला कमेटी की ओर से चुन लिया जाता अगर शंकर बेहूदगी नहीं करता। स्क्रूटिनी कमेटी की मीटिंग चल रही थी जब शंकर उठ खड़ा हुआ। माफ़ कीजिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेहता जी का माथा ठनका। यह स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग हो रही है। जो सवाल पूछना हो बाद में पूछ लेना। मैं आपसे नहीं, स्क्रूटनी कमेटी से पूछना चाहता हूँ। फिर वह बड़े नाटकीय अंदाज से इस इंतज़ार में खड़ा रहा कि स्क्रूटनी के प्रधान उससे कहें, तब वह बोले। कहो क्या हुआ? प्रधान ने कहा। मैं पूछ सकता हूँ कि कांग्रेस सदस्यता के नियम क्या है? तुम काम की बात करो, उल्टी सीधी बात करने का यह वक्त नहीं है। मेहता जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप खामोश रहिए। कहने दो, कहने दो। हाँ बोलो भाई शंकर, क्या कहते हो? कांग्रेस की सदस्यता के क्या नियम है कि सदस्य 4 आने सालाना चंदा देता हो, शुद्ध हाथ की कती, हाथ की बुनी खादी पहनता हो, चरखा काटता हो? क्यों, ठीक है कि नहीं? ठीक है। मैं कोहली साहिब से दरखास्त करूँगा कि वे 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। सभी चुप रहे। गुस्ताखी माफ़,
स्क्रूटनी कमेटी के सामने हर सदस्य को सवाल पूछने का हक हासिल है। मेहता जी गुर्राए। मेहता साहब, आप यहाँ पर प्रधान नहीं हैं। यहाँ पर आपको अपनी रूढ़पंछी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो कोहली साहब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। कोहली खड़ा हो गया। आप खादी पहनते हैं ना? ये क्या नाटक कर रहे हो तुम? सीधी बात कहो, तुम पूछना क्या चाहते हो? अपना नाड़ा दिखाइए। नाड़ा मतलब अज़ारबंद। क्यों? तुम्हारा मतलब यह मेंबर की तौहीन है? ये क्या मजाक चल रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, आप खामोश रहिए। बिना प्रधान जी की इजाज़त के आपको बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ कोहली साहब, मैंने क्या कहा? अपना नाड़ा दिखाइए, अज़ारबंद दिखाइए। जो ना दिखाऊं तो? आपको दिखाना पड़ेगा। मैं जो बात साबित करना चाहता हूँ उसके लिए नाड़ा दिखाना ज़रूरी है। दिखा दो यार, ये भौका काम नहीं करने देगा। कैसे कैसे लोग फिर कांग्रेस में घुस आए हैं। क्या कहा मेहता जी? मैं लोफर हूँ? तो आप शोहदे हैं। मुझसे कुछ मत कहलवाइए। मैं स्याह सफ़ेद सब जानता हूँ। हाँ तो कोहली साहब, तुम क्या चाहते हो? मैं सबके सामने नाड़ा खोलूँ? मैं खोलने को नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखाने को कह रहा हूँ। दिखा दो यार, ख़त्म करो। कोहली ने अचकन का पल्ला उठाया। नीचे से खादी के कुर्ते का अगला भाग ऊपर को उठाया। नीचे पीले रंग का आधारबंद लटक रहा था। शंकर लपक कर आगे बढ़ गया और नाड़े को पकड़ लिया। देख लीजिए साहिबान, नाड़ा रेशमी है, हाथ के कते सूत का नहीं है, मशीनी है, अकड़े का है। आप खुद छू कर देख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? कांग्रेस सदस्य रेशमी नाड़ा पहने और आप उसे प्रादेशिक कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर भेजेंगे? कांग्रेस के कोई असूल हैं या नहीं? स्क्रूटनी कमेटी के सदस्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मजबूर होकर कोहली का नाम काटना पड़ा। उस दिन से शंकर मेहता जी को फूटी आंखों नहीं सुहाता था। बख्शी जी परेशान हो रहे थे। न मास्टर रामदास पहुंचा, न देसराज। गाएगा कौन? प्रभात फेरी में कम से कम एक तो गाने वाला चाहिए ही। कुछ ना हुआ तो वह खुद ही गा लेंगे, लेकिन जो लोग जिला कमेटी के से तनख्वाह पाते हैं उन्हें तो पहुंचना ही चाहिए। देख लेना मेहता जी, हम प्रभात फेरी शुरू कर देंगे। 3 गलियां लांग जाएंगे तो मास्टर दौड़ा आएगा, कहेगा बछड़ा दूध पी गया था, मैं क्या करता। इस तरह ये लोग काम करते हैं। फिर अन्य सदस्य को संबोधित करके बोलो कश्मीरी लाल, अब और इंतज़ार नहीं किया जा सकता, शुरू करो तुम। पर कश्मीरी लाल को लोगों की टांगें खींचने में मज़ा आता था। झट से जर्नल की ओर मुखातिब होकर बोला, तकरीर करो जर्नल, तकरीर करो। प्रभात फेरी शुरू करने से पहले तकरीर होनी चाहिए। जर्नल को और क्या चाहिए? फ़ौरन छड़ी झुलाता, लेफ्ट राइट करता, सड़क के किनारे एक पत्थर पर खड़ा हो गया। ये क्या कर रहे हो कश्मीरी लाल? यार कोई वेला वक्त देखा करो। बख्शी ने खींच कर कहा, तुम नहीं चाहते प्रभात फेरी हो तो सीधे कहो। फिर जर्नल की ओर बढ़ाए, लेकिन जर्नल तकरीर शुरू कर चुका था। साहिबान, कोई नहीं साहिबान वाहिबान, नीचे उतर आओ। बख्शी ने हाथ झुलाकर कहा, उतारो यार इसे, क्यों तमाशा करवाते हो सुबह सुबह? मेरी जबान कोई बंद नहीं कर सकता। जर्नल ने पत्थर पर खड़े खड़े कहा और तकरीर शुरू कर दी। साहिबान, अपनी खरज फुसफुसाती आवाज़ में जर्नल बोलने लगा। जर्नल की उम्र 50 के कुछ ऊपर रही होगी, पर बरसों की जेल के बाद उसके शरीर में कुछ रह नहीं गया था। जहाँ शहर के अन्य कांग्रेसियों को कम से कम बी क्लास मिलता था, जर्नल को हमेशा सी क्लास में डाला जाता रहा, जिससे वह बीमार भी पड़ता रहा और बालू से भरी रोटी भी खाता रहा। पर जर्नल ने ना तो तौबा की, ना ही अपनी जर्नली वर्दी को छोड़ा। जवानी के दिनों में लाहौर कांग्रेस के समय वह अपने शहर से लाहौर में वॉलंटियर बनकर गया था। नेहरू जी के साथ वह भी रावी नदी के किनारे नाचा था जब पूर्ण स्वराज का नारा लगाया गया था। उसी दिन से वह वॉलंटियर की वर्दी पहनता आया था। जब दिन अच्छे होते तो उस वर्दी में कभी सीटी लग जाती, कभी तिरंगे की डोरी बन जाती। दिन खस्ता होते तो वर्दी धुल तक नहीं पाती थी। न जर्नल को कहीं कोई काम मिला, ना उसने किया। कांग्रेस के दफ्तर में से 15 रुपये महीना प्रचारक का मेहनताना लिया करता था। जो बख्शी जी आनाकानी करे तो वहीं खड़ा होकर तकरीर करने लगता था। मन में सनकती उसी के बल पर जिंदगी के दुख और क्लेश पार कर जाता था। उसका ना घर था, ना घाट, ना बीवी थी, ना बच्चा, ना काम, ना धाम।
हफ्ते में 2-3 बार कहीं ना कहीं से पिटाता था। पुलिस के लाठीचार्ज में जहां बाकी लोग जान बचाकर निकल जाते थे, वहां जनरल अपनी सनक का मारा अपनी छोटी सी झुर्रियों भरी छाती फैलाए खड़ा रहता था और पसलियां तोड़वा कर आता था। कश्मीरी लाल, उतारो यार इसे, सुबह सुबह तमाशा दिखाने लगे हो। अब की बार मेहता जी ने ऊंची आवाज में कहा, पर जर्नल और भी हटकर खड़ा हो गया। साहिबान, हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि ज़िला कांग्रेस के प्रधान ने देश के साथ विश्वासघात किया है। जो वचन हमने रावी के किनारे सन 1929 में लिया, हम मरते दम तक उस पर कायम रहेंगे। आपका बहुत वक्त न लेता हुआ मैं इतना ही कहूँगा कि कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ जो कांग्रेस के उसूलों के खिलाफ वर्जी कर सके। मेहता जी किस खेत की मूली हैं, हम इनसे भी निपटेंगे और इनके पिट्ठुओं कश्मीरी लाल, शंकर लाल, जीत सिंह और जैसे गद्दारों से भी निपटेंगे। जोर का ठहाका हुआ। यह इस तरह से नहीं उतरेगा। कश्मीरी लाल, जिसने यह शोशा खड़ा किया था, स्वयं ही बख्शी जी के कान में सुझाव डाल रहा था। अगर उतारने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा जिद पकड़ लेगा। बख्शी ने आग बबूला होकर कश्मीरी लाल की ओर देखा। ताली बजाएंगे तो यह उतर आएगा, आप चिंता नहीं करें। 2-3 बार तालियां बजाएंगे, अपने आप तकरीर ख़त्म कर देगा। कहते हुए कश्मीरी लाल ने ताली बजाई। बाकी लोगों ने भी तालियां बजाई। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। साहिबान, मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेता हुआ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने इतने सब्र और संतोष के साथ मेरे इन टूटे फूटे लफ्ज़ों को सुना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वह दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा। कांग्रेस अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगी। जो शपथ मैंने रावी के किनारे, खूब खूब, बहुत खूब। कश्मीरी लाल ने फिर ताली बजाई। साहिबान, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके सामने फिर किसी दिन हाजिर होऊंगा। अब आप मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए। इनकलाब। 2-4 आवाज़ें जवाब में उठी। जिंदाबाद। क्यों रोटी नहीं खाते हो? ज़ोर से नारा लगाओ। इनकलाब। ऊंची आवाज़ में जवाब आया, जिंदाबाद। और जनरल बैत बगल में दबाकर पत्थर पर से नीचे उतर आया। जिंदाबाद। एक आवाज़ ढलान की ओर से भी आई और मास्टर रामदास हांफता हुआ सुबह के झुटपुटे में सामने आया। ये कोई वक्त है आने का? बख्शी जी ने गुस्से से कहा। जवाब कश्मीरी लाल ने दिया, बछड़ा दूध पी गया था, इस कारण देर हो गई। सभी हंसने लगे, पर मास्टर रामदास संजीदा आवाज़ में बोला, आज प्रभात फेरी नहीं होगी। क्यों? आज तामीरी काम का जो फैसला हुआ है। तामीरी काम का किसने फैसला किया? मुझे गोसाई जी ने कल रात कहा था कि इमाम दीन के मोहल्ले के पीछे ढोक में गलियां साफ करेंगे। देर से आए हो और अब बहाना बना रहे हो। क्यों? मैं तो झाड़ू बेलचे भी वहाँ पहुँचा आया हूँ। कुछ रात को पहुँचाए थे, कुछ आज सुबह ले गया था। फिर वह स्वयं ही गिनाने लगा। 5 बेलचे, 12 झाड़ू, 3 गैतियाँ और 5 कढ़ाइयाँ मैं रात को ही पहुँचा आया। शेर खान के घर पर सब सामान रखा है, हमें तो किसी ने नहीं बताया, इसलिए तो मैं भागा आ रहा हूँ। मैं जब पहले आया था तो यहाँ कोई भी नहीं था। ढोक की नालियाँ साफ होंगी। तेरा दिमाग खराब है? कश्मीरी लाल ने पूछा। वहाँ पर तो नालियाँ है ही नहीं। हैं, क्यों नहीं? कच्ची नालियाँ हैं, पक्की नहीं। कच्ची नालियाँ हैं तो बरसों का लसलसा कीच वहाँ जमा होगा। नालियाँ कौन साफ करेगा? हम करेंगे, तुम गद्दार हो, जनरल ने तुनक कर कहा। कभी कोई फैसला, कभी कोई। गोसाई जी ने फैसला किया था तो बताया क्यों नहीं? अंधेरा इस बीच छटकने लगा था। प्रभात फेरी के लिए इकट्ठे हुए व्यक्ति बड़ा अटपटा महसूस कर रहे थे। चलो अब यहाँ से तो निकलो, बख्शी जी ने कहा और बुझा हुआ लैंप उठाए आगे आए। यहाँ से गाते हुए चलेंगे, शुरू करो रामदास। जनरल लेफ्ट राइट कहता आगे चलने लगा। तिरंगा कश्मीरी लाल ने उठा लिया। रामदास ने प्रभात फेरी का पुराना गीत, जिससे सदा प्रभात फेरी शुरू की जाती थी और जो कभी भी जम नहीं पाया था, अपनी ऊंची बेसुरी आवाज़ में शुरू किया। जरावी लगन आज़ादी दी, लग गई जिन्हां दे मन दे विच। चलते कदमों की टाप के साथ साथ मंडली ने पंक्तियां दोहरा दी।
रामदास ने अगली दो पंक्तियाँ उठाई। ओ मजनू बण फिरदे ने हर सहरा हर बंदे विच। मंडली ने कुतुबुद्दीन की ढोक का रुख किया। और इसी के साथ ये दूसरा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपसे इसके थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।